आज सुनिए शीतल गौर जी की लिखी कहानी बस अब और नहीं। आज बहुत दिनों के बाद सुम्मी को फुर्सत मिली थी। साल के अंतिम सप्ताह में उसने क्रिसमस वगैरह के साथ बची हुई 3 सीएल जोड़कर सप्ताह भर की छुट्टी का कार्यक्रम बना लिया था। पति और बच्चे दोनों अपने अपने काम पर गए थे। केवल वह थी, छुट्टी थी, कॉफी का मग था और कंप्यूटर भी तो था। ओ, कितने दिन हो गए आराम से बैठकर नेट सर्फिंग किए। यूं तो ऑफिस में उसी पर बैठती है, मगर वहां तो बैठना पड़ता है काम के लिए। आज मनपसंद सर्फिंग करूंगी, उसने सोचा। उसने कॉफी का मग लिया, पैरों पर कंबल डाला और रजाई में इत्मीनान से बैठकर नेट पत्रिकाएं देखने लगी। एक प्रसिद्ध कहानीकार की कहानी पढ़ने बैठी। आधुनिक नारी की सशक्तता की कहानी थी। घर परिवार के सीमित दायरे को छोड़कर नायिका राजनीति के बेहद कठिन क्षेत्र में प्रवेश करती है। अच्छी बात यह थी कि पुरानी कहानियों की तरह ना उसका पति उसे रोकता है न बच्चे। चकाचौंध भरी सफलता के बाद अचानक जीवन में जैसे यू टर्न आता है और सफलता हाथ आते आते फिसल जाती है। आम चुनाव में वह स्वयं तो जीतती है, पर उसके नेतृत्व में पार्टी नहीं जीत पाती। अवसादपूर्ण एकांत में नायिका वर्षों के बाद अपने अतीत की याद में डूब जाती है। सुमी को लगा यही कहानीकार एक साधारण पुरुष में बदल गया है। आधुनिक और सशक्त नायिका मध्यकालीन नारी की भांति कमजोर तथा भावुक हो जाती है। पार्टी की हार के बाद ठंड की धुंधलाई शाम में अपने बड़े से लॉन में एकांत कोने में बैठी पिछली जिंदगी पर निगाह डालती है, जहां उसका पति था, बेटा था, छोटा सा फ्लैट था, और अचानक वर्तमान की सारी उपलब्धियां बेमानी हो जाती हैं। कहानी के अंत तक आते आते सुमी का मन लेखक के प्रति आक्रोश से भर गया। यह आदमजात कभी नहीं बदलेगी, उसने गुस्से में सोचा। क्यों औरत को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए? क्यों बाहर निकलते ही दुनिया की निगाहें टेढ़ी हो जाती हैं? क्यों सफलता के शिखर पर पहुंचने से पहले समाज उसे असफल माता और बेवफा पत्नी का तमगा पहना देता है? यदि पत्नी पति की सफलता में सहयोग देकर गर्वित हो सकती है, तो सफल पत्नी के पति को कुंठाएं क्यों घेर लेती हैं? क्यों दुनिया उसके प्रति सहानुभूति तभी रखती है जब वह अपने चमकते भविष्य को लात मार पति के पैरों पर लौटने लगती है, अथवा बच्चे को सीने से लगाकर आंसू बहाते हुए बाहर निकलने के निर्णय पर पछताने लगती है? ऐसे तमाम प्रश्नों ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने गुस्से में कंप्यूटर बंद कर दिया। कॉफी बनाते बनाते अचानक तशु का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम गया। कॉफी के कड़वे घूंट ने सारी कड़वाहट नीचे बैठा दी जैसे। तशु को याद कर होंठ मुस्कुरा दिए। बेहद खिलहड़ मस्त तशु उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। 12वीं तक आते आते जब लड़कियां अपने भविष्य और कैरियर को लेकर सीरियस हो गई थी, तब तशु का कैरियर था घर और बच्चे। हाय, वह आह भरती, मेरा बस चले तो 12th करते ही शादी कर लूं और खूब सारे गोलू मोलू बच्चों से घर भर डालूं। इंटरवल में टेबल के ऊपर बैठ डेस्क पर पैर रख तशु क्लास में जोर जोर से अनाउंसमेंट करती। क्यों तो अपने पैरों पर नहीं खड़ा होना चाहती है? कोई पूछता, चुप बे, मैं तो हस्बैंड के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तशु के जवाबों पर क्लास हंस हंस कर लोटपोट हो जाती थी। क्लास की जोकर थी तशु। सुमी को एक घटना याद कर हंसी आने लगी। उस दिन तशु शोले की सीडी देखकर आई थी और क्लास में हर बात पर शोले का कोई ना कोई संवाद मार रही थी। मैम को क्लास में आने में देर हो रही थी। तशु ने मोर्चा संभाला हुआ था और बसंती बनी हुई थी। अचानक प्रिंसिपल उधर से राउंड लगाती हुई निकली। संयोग से उनके बात करने की आवाज सुनाई पड़ गई और तशु सजा से बच गई, मगर शोर उन तक पहुंच चुका था। अतः वे सारी क्लास को खड़े रहने की सजा देकर बाहर निकल गई। अभी वे दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि अचानक तशु गब्बर सिंह की तरह बोली, जो डर गया वो समझो मर गया। पलक झपकते ही प्रिंसिपल तशु के सामने खड़ी थी। एक जोरदार थप्पड़ से एक बार तो तशु हड़बड़ा गई। प्रिंसिपल वार्निंग देकर चली गई। उनके जाने के बाद कुछ क्षणों तक साइलेंस छाया रहा। अचानक उसकी आवाज गूंजी, कितने आदमी थे? फिर आवाज बदल कर बोली, आदमी नहीं, सिर्फ एक औरत थी सरदार। ओहो, मुंह दबाकर हंसते हंसते सारी क्लास का पेट दुखने लगा। याद कर वह हंस पड़ी। बीए करते करते सचमुच तशु ने शादी कर ली। एक दिन उसका फोन आया, हे सुम्मी, एक
लड़का पसंद आ रहा है यार। अच्छा कैसा है? कौन है? जैसे उसके सवाल के ताशु टाइप उत्तर। पिछवाड़े वाले मकान में नई फैमिली आई है। यूं तो सारे कल्लू मल्लू हैं, मगर मेरा यार चमकता है उनमें। घर आएगी तो दिखाऊंगी, कभी तो सीरियस हुआ कर यार। सीरियस हूँ यार, मोटा आसामी लगता है। 4-5 गोलू मोलुओं का बोझ तो उठा ही लेगा। तू नहीं सुधरेगी। शादी के बाद तशु के फोन आने कम हो गए और धीरे धीरे बंद हो गए। वह भी पढ़ाई, शादी, घर, बच्चे और नौकरी के झंझटों में इस तरह फंसी कि दाएं बाएं देखने की फुर्सत बंद हो गई। और एक दिन तशु का चेहरा शहर की दीवारों पर चिपका देखकर वह चौंक गई। रुककर पोस्टर पढ़ा। तशु विधायक का चुनाव लड़ रही थी। सुमी की कॉलोनी भी उसी चुनाव क्षेत्र में आती थी। पोस्टर पर सिर में पल्ला डाले, बड़ी सी बिंदी लगाए, हाथ जोड़े तशु का फोटो देख उसे हंसी आने लगी। ये भी नौटंकी करना नहीं छोड़ेगी। उसने मुश्किल से अपनी हंसी छिपाई। ऑफिस में पूरे दिन तशु दिमाग में घूमती रही। अगले दिन छुट्टी थी। वह मौका तलाश रही थी जब वह घर में अकेली हो ताकि खुलकर बात हो सके। शाम को पति बाहर गए और बच्चे पार्क में। तब उसने तशु को फोन मिलाया। फोन शायद उसकी नौकरानी ने उठाया। मैडम जी आपका फोन। तशु की आवाज आई। हेलो कौन? सुम्मी नाम सुनते ही वह पहले की तरह चिल्लाई। हाय तू? सुम्मी कहाँ मर गई थी? इतने दिन ना खोज ना खबर। जब थोड़ी देर में सारे गिले शिकवे दूर हो गए तो उसने तशु से पूछा, ये तेरा नया नाटक क्या है? शहर में तेरे पोस्टर लगे हैं? नहीं रे, सोचा बहुत हो गई घर की नौकरी, अब कुछ दीन दुनिया को भी देखा जाए। अच्छा, तो तेरे गोलू मोलू सारे बड़े हो गए क्या? हाँ हाँ। ताशु की आवाज उदास हो शीघ्र ही संभल गई। भगवान ने कहा कि क्या करेगी गोलुओं का, दुनिया में इतने हैं, उन्हें ही देखना। एक क्षण के लिए मन सन्नाटा खा गया। हे भगवान, तशु का सपना, सबसे बड़ी इच्छा, अब तू मेरे साथ लग जा, चुनाव जीतना ही जीतना है। तशु कह रही थी। हाँ क्यों नहीं। रात को जब उसने पति को बताया तो वे चिढ़ गए। ये राजनीति के पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, घर बार देखो, नौकरी करो, इतना ही बहुत है। ये राजनीति तशु जैसी औरतों का ही काम है। वह भड़क गई। तशु जैसी से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बुराई है उसमें? मैंने कब कहा कि उसमें बुराई है? जिसका नाम लेने से घर में लड़ाई हो जाए, मैं ऐसी औरत के बारे में बात नहीं करना चाहता, हरि ने कहा और मुंह घुमाकर सो गए। मन विद्रोह कर उठा। इच्छा थी कि झकझोर कर उठा दे और कहे कि मैं तो उसके साथ रहूंगी, तुम रोक सको तो रोक लो। फिर सोचा रहना तो यही है, तमाशे का क्या लाभ। इसके बाद तशु एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। तशु अपनी तरह व्यस्त थी, वह अपनी तरह। एक दूसरे के लिए कभी ही समय निकलता। तशु के बारे में उसे रेडियो, टेलीविजन से पता लगता रहा। बोल्डनेस उसमें पहले से ही थी, अतः मीडिया की वह प्रिय थी। बहुत दिनों से सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन तशु का फोन आया। सुम्मी तो कल घर आ जा, लंच साथ करेंगे। हाँ सुन, अकेले आना, मियाँ के साथ फिर कभी बुलाऊंगी। आ जाएगी ना उनके बिना? गाड़ी वाड़ी की जरूरत तो नहीं है? वह बिना रुके बोलती ही जा रही थी। हाँ बाबा आ जाऊंगी, गाड़ी नहीं चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। कोई खास बात? खास ही है, तभी खास सहेली को बुला रही हूँ। आम बात होती तो संवाददाता सम्मेलन बुलाती। ठीक है, कल 11 बजे मिलते हैं। वह देर तक तशु के बारे में सोचती रही। इस तरह कोई और बुलाता तो वह बुरा मान जाती, मगर तशु तो तशु ही है, पता नहीं क्या खास खबर होगी। अगले दिन 1 बजे वह तशु के बंगले पर थी। चौकीदार ने नाम सुनते ही गेट खोल दिया और वह अपनी गाड़ी सहित अंदर घुस गई। पार्किंग से मुड़ी ही थी कि तशु ने उसे कसकर भींच लिया। हाय सुम्मी, कैसी है? और खुद को संयत भी नहीं कर पाई थी कि वह उसे अंदर ले चली। चल आराम से बिस्तर पर गप मारेंगे। बेडरूम में पलंग पर बैठते हुए सुम्मी ने कहा। उफ तशु, कौन कहेगा तू इतनी बड़ी पॉलिटिशियन है, तेरा बचपना नहीं गया अभी तक। यार एक तू ही तो है जिसके सामने मैं मैडम तस्मीना सहाय ना होकर सिर्फ तशु हूँ, तेरे साथ जीजीआई में पढ़ने वाली तशु सिन्हा। तशु की आवाज की उदासी ने उसे गमगीन कर दिया। बात संभालते हुए बोली, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, वरना मुझे कौन जानता है।
मैंने सोचा कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। तशु नाराज हो गई। यार ये कोई ही तो हमें अपने ढंग से जीने नहीं देता। सारी जिंदगी इस कोई के डर से खुद को मारते रहते हैं और ये जनाब कोई है जो कभी खुशी नहीं होते। अच्छा तू ही बता, सारी जिंदगी कोई के हिसाब से काम करती रही, तुझे क्या मिल गया? अच्छा बाबा माफ कर, छोड़िए बहस। ये बता मेरे नाम वारंट क्यों जारी किया गया? तभी नौकरानी जूस लेकर आ गई। चल ठंडा ठंडा जूस पी, उसने गिलास पकड़ाते हुए कहा। खाना खाते हुए उसने महसूस किया कि तशु कुछ परेशान है, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। हालांकि वह लगातार बातें हंसी मजाक करते हुए सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने पूछ ही लिया, क्या बात है तशु, तू कुछ उलझी सी लग रही है। ओ सच सुम्मी, कितनी मुद्दत के बाद किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया है। हे सुम्मी, अकेले में तशु ही बोलना। लग रहा है साड़ी वाड़ी फेंक कर फिर से स्कूल यूनिफॉर्म पहनाऊं। अच्छा अब ये पागलपन छोड़ और मेन बात पर आ, जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है। सुम्मी को खुद भी लग रहा था कि तशु के साथ वह भी वापस स्कूल टाइम में चली गई है। तशु एक क्षण के लिए संजीदा हो गई, फिर बोली, पहले बिस्तर में पैर फैलाकर पसर जाएं। दोनों हल्के चादर पैरों पर डालकर बिस्तर पर बैठ गई। हाँ अब बोल। देख सुम्मी, मैंने सोचा तुझे मीडिया से पता चले उससे पहले मैं तुझे बता दूं कि मैं अभिमन्यु सहाय को छोड़ रही हूँ। तशु इतना बोलने में ही हाफ गई। क्या? उसे लगा तशु मजाक कर रही है। क्या कहा तूने? हाँ तूने ठीक सुना है, मैं अभिमन्यु सहाय को छोड़ रही हूँ। अब तक वह स्थिर हो चुकी थी। बात क्या हुई? अभिमन्यु तेरी अपनी पसंद है। सभी समझते हैं कि तू घर बाहर सुखी संतुष्ट है। दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। तशु फीकी हंसी हंसकर बोली, मगर इससे तेरी पार्टी, पॉलिटिक्स में तेरा फ्यूचर, लोग। देख सुम्मी, तू बचपन से मुझे जानती है, मैंने लोगों की कभी परवाह नहीं की। चार दीवारी में जब मेरा दम घुटने लगा और व्यर्थता का एहसास बढ़ने लगा तो मैंने अनाथ बच्चों के लिए कुछ करने की सोची। एनजीओ में काम करते करते राजनीति में आ गई। भाग्य साथ देता रहा और मैं वहां पहुंच गई जहां के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं कभी भी ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी, तू तो अच्छी तरह जानती है। मैं तो अपने गोलू मोलुओं के साथ ही खुश रहती, मगर ईश्वर की मर्जी। उसने बोलना जारी रखा। लाख रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी अभी ने बच्चा गोद लेने से इनकार कर दिया। खुद बिजनेस के सिलसिले में दिनों दिन घर से गायब। इतना तो तू जानती है कि बड़ी गंदी चीज है राजनीति। इसमें कोई किसी का नहीं होता। जो आज तुम्हारे तलवे चाट रहे हैं, कल तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। दूसरी ओर जो कल तक तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अचानक कदमों पर गिर जाएंगे। ऐसे में तुम्हें कोई चाहिए जिसके कंधे पर सिर रखकर सोया और रोया जा सकता हो। मुझे जब भी जरूरत हुई, अभी ने बेदर्दी से मुझे झटक दिया। उनकी मर्जी के खिलाफ राजनीति में आई थी क्या? सुम्मी ने उसे टोका। नहीं रे, वह धीरे से मुस्कुराई। मेरे राजनीति में आने के बाद अभी का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। वे भला मुझे मना करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारते? सच तो यह है कि मैं अभी के लिए तरक्की की सीढ़ी के सिवा कुछ नहीं थी। मगर तू बोल मत, सिर्फ सुन। आज बहुत दिनों के बाद तशु सिन्हा को बोलने का मौका मिला है। तशु ने अपनी बात जारी रखी। तू समझ सकती है अपने देश में माँ बाप से झगड़कर शादी करने का क्या मतलब होता है। और रही अभी के माँ बाप की बात, तो उनकी क्या शिकायत करूं? जब हमने सरकारी बंगले में शिफ्ट किया तो वे लोग नहीं आए। बहू के मकान में आने में उन्हें बेइज्जती लगी होगी। सुमी को लग रहा था कि इतने सालों में जानने के बाद भी वह तशु को कितना कम जान पाई है। ना जाने अभी के कौन कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए। घर जैसे होटल हो गया। लोगों के लिए मैं पावरफुल तो थी, पर थी तो बांझ औरत ही। लोग अभी से सहानुभूति दिखाते जैसे मेरे होते हुए भी वो विडोवर हूँ। विशेष रूप से चाची मौसी नुमा औरतें अभी को देखते ही चिच की आवाज निकालते हुए कहती, स्वामी जी कह गए हैं, बिन घरनी घर भूत का डेरा। अब नेताजी को तो फुर्सत नहीं है घर दुआर देखने की। अरे नौकरों के सहारे घर चलता है। छुट्टी सांड बनी है, ना बाल ना बच्चा। और अगर किसी का काम ना हो पाया तो तब तो
एक लड़के की नौकरी लगा नहीं पाई, बड़ी मिनिस्टर है। अरे बाल बच्चे हैं नहीं जो किसी का दुख समझती। तूने उन्हें निकाल बाहर क्यों नहीं किया? सुमी को महसूस हुआ जैसे तशु की पीड़ा उसकी पीड़ा से मिल गई हो। अभिमन्यु सहाय और उसके पति हरि का चेहरा घुलने मिलने लगा। वह भी तो नौकरी करती है, मगर कितने निर्णय अपने मन से ले सकती है। हरि ने भी तो तशु के साथ प्रचार में जाने का विरोध किया था। उन्हीं ने भतीजे की नौकरी के लिए शर्मिंदगी नहीं महसूस की। शुक्र है कि उसने तशु से नहीं कहा था। हम 21वीं शताब्दी में जी जरूर रहे हैं सुम्मी, मगर अभी भी औरतों के लिए कुछ खास नहीं बदला है। अगर अभी मेरी जगह होते तो लोग मुझसे उम्मीद करते कि मैं हर दुख परेशानी में खुद को भूलकर अभी का साथ दूं। मगर यदि मुझे जरूरत है तो अभी की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बल्कि लोग कहते हैं कि नहीं होता तो छोड़ क्यों नहीं देती। राजनीति करनी क्या जरूरी है? सुमी को लग रहा था जैसे तशु उसी की कहानी कह रही है। हाँ तशु, पुरुष केवल वहीं तक बदलता है जहां तक उसका स्वार्थ और सुविधा जुड़ी होती है। जहां उसे असुविधा हुई वह तुरंत परंपरागत पुरुष में बदल जाता है। सुमी मैं जब तक अभी में बदलाव को समझती बहुत देर हो चुकी थी। मम्मी कहा करती थी कि आदमी की जूती भी घर के दरवाजे पर रखी हो तो औरत सुरक्षित रहती है। मैं शायद इस सुरक्षा में इतनी निश्चिंत थी कि धोखा खा गई। तशु ने अपनी आवाज को संयत करने के लिए दांतों से होठों को दबा लिया। कुछ क्षणों के बाद तशु ने बोलना शुरू किया। बाहर तो राजनीति में ऐसे ही रहना था, मगर घर ने मुझे तोड़ दिया। मेरे पास कोई कंधा नहीं था। मैं अकेली थी, टूटी बिखरी। अचानक अनजाने ही पता नहीं कब मैंने महसूस किया कि मेरे पास भी एक कंधा है जिस पर मैं आंसू बहा सकती हूँ। सच सुमी, कोई और विश्वास करे ना करे, तू तो मुझे समझ सकती है ना। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे उसकी बहुत जरूरत थी। पहली बार तशु की आंखों में आंसू थे। जो डर गया वो मर गया वाली तशु के अंदर इस समय 16वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी का द्वंद चल रहा था। सुमी उसे देखती रही। रो लेने से तशु का दिल हल्का हो गया। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछ कर बोली, मैंने बहुत आंसू बहा लिया सुमी, अब और नहीं। सहारे के लिए भटकता मेरा मन कंधा देख सिर रखने को कमजोर जरूर हुआ था, मगर यह कुछ ही देर के लिए था। अब मैं इतनी सशक्त हो चुकी हूँ कि अपने मजबूत कंधों पर दूसरों को सहारा दे सकती हूँ। मुझे अभी की जूतियां दरवाजे पर रखकर जीने की जरूरत नहीं है। सुमी ने कसकर तशु के हाथ थाम लिए। हाँ तशु, बिल्कुल ठीक निर्णय लिया तूने। अब 21वीं सदी में ही जिएगी औरत।